हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग नहीं यार, ये तो आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में वीज़ा रिलेटेड और वर्क परमिट रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई क्या हम खुद से वीज़ा बना सकते हैं और क्या मैं किसी के लिए वीज़ा बना सकता हूँ। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर तो आप आ रहे हैं घूमने के पर्पज़ से, तो एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, आपको 1 महीने के लिए वीज़ा मिलता है अभी, तो उस वीज़ा को आप अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं वियतनाम इमिग्रेशन की साइट में जाके। अगर आपको नहीं पता, नहीं अप्लाई करना था, तो आप टूरिस्ट एजेंट, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, उनकी मदद से आप अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। और या फिर आप सीधा वियतनाम की जो एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया अगर आपको एज ए टूरिस्ट आना है। और अब बात करते हैं कि जो वर्क वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है, ये कैसे बनता है। तो इसके लिए क्या है गाइस कि अगर आप वियतनाम आ रहे हैं वर्क के पर्पज़ से, तो आपके पास वियतनाम में कोई कंपनी होनी चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर रही हो, जो आपके लिए वीज़ा बनाए। क्योंकि आप ये वीज़ा खुद नहीं बना सकते। अगर वर्क वीज़ा है तो उसके लिए कंपनी ज़रूरी होना चाहिए। जो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेंगी उसके तरीके से ही आप वियतनाम आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद नहीं आ सकते। तो जैसे मान के चलो, एक योगा का ही मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी योगा की कंपनी है, तो अगर मेरे को योगा टीचर की ज़रूरत पड़ती है, मैं इमिग्रेशन ऑफिस में जाऊँगा, जिस टीचर को मैं बुला रहा होगा उसका पासपोर्ट वगैरह कॉपी में पहले लेके, तो उसके लिए यहाँ से एक इन्विटेशन लेटर को जारी करवा दूंगा। तो फिर मैं उस इनविटेशन लेटर को आपको भेजूंगा और उस इनविटेशन लेटर के थ्रू आप वियतनाम आ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको जब इनविटेशन लेटर मिल जाएगा तो आप इंडिया से बोर्ड कर सकते हैं, और वियतनाम एयरपोर्ट में जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको इमिग्रेशन में जाके आपका वीज़ा स्टैंप वहाँ पर लग जाएगा 3 महीने के लिए। तो जब वो 3 महीने का आपका स्टैंप लग जाता है तो आपके पास वीज़ा हो गया 3 महीने के लिए। अब बात करते हैं वर्क परमिट कैसे बनता है। तो वर्क परमिट जैसे आपको मैंने बुला दिया इंडिया से 3 महीने के वीज़ा में, वर्क वीज़ा या बिजनेस वीज़ा जो भी मान के चलो, 3 महीने के अंदर में मैं आपका वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूँगा। तो उस दौरान में आपका वर्क परमिट बन जाएगा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं। फिलहाल अभी ये कह रहा हूँ कि भाई कैसे ये प्रोसेस होता है। तो ठीक है, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पर उस 3 महीने के पीरियड में वर्क परमिट आपके लिए अप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं, अगर आपके पास वर्क परमिट है तो क्या वही वीज़ा है? वर्क परमिट वीज़ा नहीं है, वो सिर्फ वर्क परमिट क्या होता है कि आपके पास काम करने का परमिट है वियतनाम में, वो वीज़ा नहीं है, स्टे का परमिट नहीं है, सिर्फ काम करने का परमिट है। तो उस वर्क परमिट के बिहाफ पे, वर्क परमिट का एक कार्ड सा होता है, तो उसके बिहाफ में ही आपका बनता है 2 साल का। अगर वर्क परमिट है 2 साल का ही आपका टीआरसी बनेगा। टीआरसी को अगर आप कहे तो आप टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड कह सकते हैं। एग्जैक्टली टीआरसी शॉर्ट फॉर्म है, उसको कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। तो आप मतलब टेम्परेरी तरीके से वियतनाम में रह सकते हैं 2 साल के लिए। तो उस वर्क परमिट के बिहाफ में बनेगा वो, पहले टीआरसी नहीं बनता, पहले बनेगा वर्क परमिट, फिर वर्क परमिट के बाद आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है, जिस कंपनी में आप काम करोगे वही आपके लिए सारा कुछ अरेंज करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कंपनी बुला रही है तो आपको फ्री माइंड रहना है, वो उनका काम है कैसे कैसे हैंडल करना है, बनाना है। तो ये सब चीज़ रहता है। ये मत मान के चलना कि वर्क परमिट आ गया 2 साल का तो वही मेरा वीज़ा है, वीज़ा अलग से बनाना पड़ता है। तो वीज़ा जिसको टीआरसी में कह रहा हूँ, तो टीआरसी लेना पड़ता है। तो अब कहते हैं कि भाई मैं कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं आप लोगों को बुला सकता हूँ। तो देखो गाइस, मेरा है योगा का कंपनी, अगर तो योगा टीचर होगा तो उसको तो मैं बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं योगा टीचर को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। या फिर कोई लेबर वर्क हो गया, या कोई मशीन में काम करने वाला बंदा हो गया, उसको वही कंपनी बुला सकती है जिसके पास उससे रिलेटेड परमिशन हो। जैसे मेरा योगा का सेंटर है तो मेरे को योगा से रिलेटेड बंदों बुलाने का परमिशन है। जुम्बा, योग, मतलब फिटनेस से रिलेटेड मैं बंदों को बुला सकता हूँ। जिनका अलग बैकग्राउंड है उनको नहीं। अगर मेरे कंपनी के पास परमिशन है उस चीज़ का भी तो मैं बुला सकता हूँ। अगर मेरी कंपनी के पास में उस चीज़ का परमिशन नहीं है तो वो फिर लॉ के खिलाफ है, उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मैं आपको तभी बुला सकता हूँ अगर आपका जो प्रोफेशन है वो मेरे से मिलता हो और मेरे को ज़रूरत हो, तभी मैं बुलाऊँगा। और दूसरी बात, जैसे मान के चलो मेरी योगा की कंपनी है तो मेरे पास भी एक लिमिट रहती है।
ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कंपनी है तो मैं 100 बंदे को बुला लूँ, जितने मर्जी को बुला लूँ, ऐसा नहीं होता है। पहली बात कि हमारी कंपनी का वैल्यू कितना है, हमारी कंपनी कितने करोड़ की है, कितने लाख की है, उसके हिसाब से भी होता है। और दूसरा बात है कि हमारा काम कितना बड़ा है। जैसे मेरा अभी एक योगा सेंटर है या 2 योगा सेंटर है मेरे अभी प्रेजेंट में, लेकिन जो लीगल तरीके से जो रजिस्टर्ड है, अभी एक ही योगा सेंटर मेरा रजिस्टर्ड हो रखा है और एक योगा सेंटर को हमने अभी रजिस्टर नहीं किया है क्योंकि वो दूसरी प्रोवेंसी में है। तो अभी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का लफड़ा चल रहा था, तो उसको भी मैं जैसे रजिस्टर कर देता हूँ तो मेरे पास 2 योगा सेंटर हो जाएंगे। तो 2 योगा सेंटर हो जाएंगे तो मैं 2 योगा सेंटर में कम से कम 5 से 6 टीचर को मैं हायर कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा मेरे पास लिमिट नहीं रहेगी। तो उससे ज़्यादा अगर मैं सोचूँ बुलाने की तो मेरे को अपना कंपनी का वैल्यू बनाना पड़ेगा या फिर वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा या फिर और योगा सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, तब जाके मैं टीचर को बुला पाऊँगा। और ऐसे भी बहुत सारी कंपनी होती है जो कि सिर्फ इस बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। जैसे मान के चल लो मेरा योगा सेंटर है या इंग्लिश सेंटर है, मेरे पास कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1-2 अपना योगा सेंटर है। बाकी लोगों ने योगा सेंटर वगैरह, फिटनेस सेंटर, इंग्लिश सेंटर वगैरह तो खोल रखे हैं, लेकिन उनके पास वो फॉरेनर्स को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, उनके पास परमिशन नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैंने कंपनी खोल रखी है, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मतलब मैं उनको टीचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीचर मैं अपने पास बुला के फिर उनको आगे दे रहा हूँ जिनने अपने योगा सेंटर वगैरह खोल रखे हैं। तो उसको उस तरीके से अगर मैं काम करता हूँ तो वो मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हो गया और मैं आगे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, आपको वहाँ पर भेज सकता हूँ। उस कंपनी का वैल्यू भी अलग तरीके से होता है, तो उसमें आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। तो उसमें जैसे अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है तो आप कम से कम 20-25 बंदे हायर कर सकते हैं। उस तरीके से वो डिपेंड करता है कि आपके जो कंपनी का वैल्यू है वो कितना है, उसके हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी रजिस्टर्ड है तो भाई किसी को भी हम बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई और आपके मन में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर मेरे को यहाँ पर कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी डाउट्स हो, मैं अच्छे से ट्राई करूंगा कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको पसंद आया है लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।